सो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि हाउ टू डिटरमाइन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, isn't it? नाउ कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। इस मॉलिक्यूल को बच्चों आप लोग ईथीन कहते हो ना। और इस ईथीन मॉलिक्यूल से मैंने दोनों साइड एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो गया? सो 2 कार्बन है अभी भी, 1,2 डाई क्लोरो इथीन, इसका नाम है 1,2 डाई क्लोरो इथीन। और ये मॉलिक्यूल 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन मैंने ऐसे दिखा दिया और Cl को इस तरह दिखा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड Cl, C डबल बॉन्ड C। दूसरे मॉलिक्यूल में मैंने Cl को ऐसे बना दिया और H को ऐसे बना दिया, हाइड्रोजन को। स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में दोनों Cl जो हैं वो सेम साइड हैं इन प्लेन, और ये यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है, आप 180 डिग्री कह सकते हो। और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट करके Cl को ऊपर और H को डाउन कर दो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और जब भी दो p ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, ओवरलैप करते हैं इस तरीके से, सो यू कैन नॉट रोटेट, इस कार्बन को पकड़ के इसको आप रोटेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को ये लगता हो कि मैं, जैसे कि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, इन दोनों ने मिल करके इसे पाई बॉन्ड बनाया है, तो आप इस बॉन्ड को पकड़ के इसको रोटेट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। So these two structure are completely different structure, completely different. और इस तरह के की इस तरह जो स्ट्रक्चर की एनालिसिस है वो भी आप 11th में ही करेंगे, बट लास्ट में। सॉरी, मुझे Cl इसमें इधर लगाना है। So these two structure are different, और इनमें क्या डिफरेंट है? फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 Cl सेम साइड हैं और सेकेंड स्ट्रक्चर में Cl जो है अपोजिट साइड है। इसको एक नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिस। जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस, और जब अपोजिट हो तो इसे बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस का मतलब, हाँ, ट्रांस का मतलब एंटी या अपोजिट। अब इसमें मैंने इसको क्यों बनाया है, बस इसमें डाइपोल मोमेंट को कंपैरिजन करने के लिए बनाया है, और अभी इसका कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, या इस स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो अगर मैं इस पर पूछूं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, सो आप क्या करोगे, डाइपोल वेक्टर बनाओगे, एंड डाइपोल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो डाइपोल वेक्टर जो यहाँ पे बनेगा फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन, और यहाँ पे कहाँ बनेगा, फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन। और इन दोनों डाइपोल वेक्टर ऐसे जा रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो, इस डाइपोल वेक्टर को मैं थोड़ा सा
इसका डायपोल वेक्टर ऐसे होगा और इसका डायपोल वेक्टर ऐसे हो रहा है। क्या आप बता सकते हो कि सिस और ट्रांस में दोनों में किस में मैक्स मोर कैंसिलेशन है? यू विल से ट्रांस, राइट, ट्रांस में। तो इसमें क्या है? मोर कैंसिलेशन, मोर कैंसिलेशन ऑफ डायपोल वेक्टर। ठीक है, सो इसलिए मैं बोलूँगा डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। तो जो डायपोल मोमेंट है वो सिस का ट्रांस से ज़्यादा है। दैट्स इट, ये बताना था। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इसमें और कराता हूँ। क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट ऑफ SCl is क्या बच्चे हैं? तो देखो बच्चों, डायपोल मोमेंट इसका जो ये गिवन होता है ना 1.03 t, ये डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल है। ये डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल है और ये जो बॉन्ड दे रखी 1.275 एंगस्ट्रॉम ये SCl के बीच में रखी है। पूछा है व्हाट इज परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर होता है ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय theoretical dipole moment into 100। observed dipole moment डिवाइड बाय theoretical dipole moment into 100। अब देखो ध्यान से, theoretical dipole moment क्या होगा? theoretically हम कैसे निकाल सकते हैं dipole moment? अब HCl मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट हमको म्यू निकालना है, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू बॉन्ड डिस्टेंस। अब ये जो चार्ज होता है ये तो पार्शियल चार्ज होता है इस तरीके से, और पार्शियल चार्ज हम थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं क्या? नो। इसलिए जब हम थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो इसको 100% आयनिक मान के निकालेंगे, और तभी तो बता पाएंगे कि 100% आयनिक है उसका। अगर ये 100% आयनिक है तब डायपोल मोमेंट क्या है, और जो ऑब्जेक्ट क्या है जिसमें कि 100% नहीं होता है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, तभी तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो जो हम 100% आयनिक मान के निकालेंगे वो ज़्यादा वैल्यू आएगी हमेशा ऑब्जर्व से। 100% आयनिक क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि 100% आयनिक का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल ट्रांसफर होता है, इधर शिफ्ट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे जिनकी क्वांटिटी हमको नहीं पता है। लेकिन एक बात तो ट्रू है कि जितना इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा उतना ही हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो 100% आयनिक मान के चलें तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन? 1 इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, यस सर।
तो इसलिए 100% आयनिक केस में आप यहाँ पर चार्ज की वैल्यू जो पुट करोगे दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर डाइपोल मोमेंट आपको डीबाई में दे रखा है तो याद करो मैंने क्या बताया था आपको कि डीबाई में बॉन्ड लेंथ किस में रखना पड़ता है आपको, सेंटीमीटर में। ESU हाँ, और चार्ज को ईएसयू में। सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चार्ज को ईएसयू में और बॉन्ड डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रखना पड़ता है। तो देखो चार्ज कितना रखेंगे, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। ओके, एंड सुनो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है ईएसयू में वो 4.8 10⁻10 होता है ईएसयू। और जब बॉन्ड डिस्टेंस को मीटर में रखना हो तो चार्ज को आप कूलम में रखते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस डिवाई में है यूनिट, तो हमें सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा बॉन्ड डिस्टेंस। इनटू डिस्टेंस 1.275 एंगस्ट्रॉम, तो 1.275 इंटू 10⁻10 मीटर आ गया ये। और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा ये, 10⁻1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बॉन्ड डिस्टेंस हमारी हो गई इंटू 1.275 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब हम लोगों को 4.8 और 1.275 को मल्टीप्लाई करना है। इसकी वैल्यू जो है आप लोगों को बतानी है क्या आएगी। 1.275 इंटू 4.8, ये आ गया 6.12, दैट इज इक्वल टू 6.12 इंटू 10⁻18। ओके बच्चों, और याद करो मैंने कहा था कि 10⁻18 को क्या प्लेस कर सकते हो आप, डी, डी बाई, है ना, मैंने कहा था डी। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आ गया 6.12 डी, डी बाई। ये देखो डाइपोल तब आया है जब मैंने 100% आयनिक माना है। हमने मान लिया कि देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीटली ये H प्लस और Cl माइनस बन गया। बट HCl मॉलिक्यूल इज नॉट 100% आयनिक। जहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसे बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो HCl को क्या बोलते हो आप, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये 100% आयनिक बॉन्ड नहीं है, लेकिन हमने डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल निकालते वक्त हमने ऐसा किया है, ठीक है। नाउ ये 6.12 डी आ गया। सभी बच्चे ध्यान दें कि 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाई, है ना। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ और हमारा परसेंटेज आइडेंटिफायर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कितना था 1.03। बच्चों इस पे क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान देना, है ना। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा और इसमें कुछ नहीं पूछ सकते हैं। और नीचे कितना आ गया 6.02 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो इट विल बी अराउंड 16.8%। 16.8%, ये आपका आ गया परसेंटेज आयनिक करेक्टर। बस डाइपोल मोमेंट में इतना ही पूछ सकते हैं आपसे। और ध्यान देना बच्चों, अगर डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलम मीटर दे रखी है तो चार्ज को फिर कूलम में रखेंगे और जो आपका बॉन्ड डिस्टेंस है उसको मीटर में रखेंगे, और चार्ज की वैल्यू कूलम में सभी को पता है 1.6 10⁻19। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों मैं आपसे, BF3H2O और H2S में बताना है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। कैन यू ट्राई। आपको जल्दी से क्या करना पड़ेगा, शेप बनाना पड़ेगा इनकी।
राइट। सो बोरॉन, फ्लोरीन, 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 एंड यहाँ पर OH और यहाँ पर SH, ठीक है, टू लोन पेयर, टू लोन पेयर। इस मॉलिक्यूल में आपको पता है, कल पढ़ा था आपने, ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर। हाँ, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि ये इसका डाइपोल वेक्टर है, इसका ये डाइपोल वेक्टर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, जो कि इससे क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। एंड दिस मॉलिक्यूल इज हाईली पोलर, एंड दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो पोलर। अब दोनों में कैंसिलेशन नहीं हो रहा, ना ही H2O में और ना ही वाटर में। तो जब ऐसे होता है तो क्या देखते हो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कितना उसमें चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH में ज़्यादा है या SS में ज़्यादा है बच्चों, OH में। हाँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, En फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, इसलिए ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा वाटर में होगा, फिर H2S में है, और फिर BF3 मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसमें एक्सेप्शन का है वो भी बता देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखो, जिसे मैंने कल बताया था, HF, HCl, HBr और HI में ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो मैंने इसका आंसर ये बताया था आपको कि आपको केवल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF में है, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इनटू बॉन्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो चार्ज की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट होगी F और H में। ठीक है, और यहाँ पर किसी एक के चार्ज की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस में जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। बट अगर इस हाइड्रोजन को मैं CH3 से रिप्लेस कर दूँ, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, और इसमें आपको बताना है डाइपोल मोमेंट, देन एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है वो ये होना चाहिए, बट इसमें एक्सेप्शन है। इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो ये है, CH3Cl, CH3F एंड CH3Br और CH3I। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर इसलिए है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस करते हैं तो बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन 3 हाइड्रोजन हो गए, तो इसका कार्बन, ये हो गया कार्बन, मान लो ये कार्बन का एटम है, ये 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं इस तरीके से, तो थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, तो बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस और चार्ज को दोनों को जब कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा आ जाता है उसके। ठीक है, तो दो रीजन हो गए, डाइप बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ पर। अच्छा, ऑल्दो बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ भी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, मीन्स फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, बट इतना ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि मैंने फिर बोला आपसे कि यहाँ पर जब चार्ज और Q और D से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब यहाँ पर चार्ज और D से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट डिस्टेंस में डिफरेंस होने की वजह से Cl का साइज बड़ा होता है, इसका डाइपोल मोमेंट इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखना कि बाई कंसिडरिंग बोथ बॉन्ड डिस्टेंस एंड charge, the dipole moment of CH3Cl is come out to be more than CH3F। ये एक्सेप्शन में आपको ध्यान रखना है, बाकी रेस्ट और ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है। और
लास्ट में एक बात मैंने बताई थी कि हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ने से डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे CH3F है और CH2F2 है, NCHF3 है, NCF4 है। तो जितने हाइड्रोजन बढ़ाते जाओगे डाइपोल मोमेंट उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। ये ऑर्डर होगा। अगर आप CH3Cl लेते हैं तब भी ये ऑर्डर होगा। और इसका रीजन है कि कैंसिलेशन इंक्रीज होता जाता है। देखो CH3Cl मान लो, कल भी मैं इसको डिस्कस कर रहा था, CH3F है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे ना, Cl H H और H। अब ये डाइपोल वेक्टर है, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आप CH2Cl बनाएंगे, CH2Cl2 बनाएंगे, देखो यहाँ पे Cl है, H H और यहाँ पे Cl, तो ये दोनों जो है वो 109 डिग्री में है। तो कुछ ना कुछ इनके बीच में कैंसिलेशन होगा, क्योंकि यू नो दैट म्यू स्क्वायर जो होता है वो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगा यहाँ पर। लेकिन जब 3 Cl आएंगे तो 2 बार कैंसिलेशन होगा, CH Cl 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 और Cl, सॉरी H। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा मान लो, फिर ये रिजल्टेंट इससे फिर कुछ कम होगा 2 बार, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और कम होगा। और इसमें क्या हो रहा है कि 2 का रिजल्टेंट अदर 2 के रिजल्टेंट से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर हो जाएगा। अब इसको एक बार खुद खुद से बना करके चेक कर सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन में जितने हाइड्रोजन बढ़ाते जाओगे उसका कैंसिलेशन बढ़ता जाएगा और डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता जाएगा। CCl4 इज नॉन पोलर, CF4 इज नॉन पोलर, और ये मॉलिक्यूल काफ़ी पोलर है, उससे कम पोलर, ये बिल्कुल लाइट सा पोलर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल मोमेंट। Which of the following contains both polar and non-polar bonds? इस क्वेश्चन को और बताओ, किसमें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड दोनों हैं? H2O2, ओके, नेक्स्ट और कोई बताएगा? विच मॉलिक्यूल कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड? आदित्य यू से। ओके, स्ट्रक्चर देखो इनके, H2O2 में HOOH और H2O में, अच्छा H2O2 में दोनों ऑक्सीजन पे पता है क्या हाइब्रिडेशन होगा? sp3। तो ऐसा नहीं कि इसकी शेप जैसे मैंने इसे बना दी लीना ऐसी होती है, ये दोनों ही बेंट होते हैं। इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक। बताता हूँ अभी। ये H2O हो गया। NH4Cl में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं? और NH4Cl होता कैसे? ionic, आयनिक बॉन्ड, NH4 प्लस और Cl माइनस।
तो इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है। और NH4 में कैसे बॉन्ड है? ओनली पोलर बॉन्ड, NH के बीच में, हाँ ओनली पोलर। और CO2 में कैसे बॉन्ड है? ओनली पोलर बॉन्ड। बॉन्ड्स ओनली पोलर है बट होल मॉलिक्यूल ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसका वेक्टर जो है ये डाइपोल वेक्टर इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर CO2, राइट। बट दोनों बॉन्ड क्या है? पोलर। तो पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। क्या है? दोनों बॉन्ड पोलर। क्यों? क्योंकि जिस बॉन्ड में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बॉन्ड कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। दिस इज ऑल्सो पोलर बॉन्ड। NH4Cl में पोलर बॉन्ड है, ओनली पोलर बॉन्ड ही है, मतलब कि N और H के बीच में पोलर बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड भी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन H2O2 देखोगे आप, तो H2O2 में देखो ये बॉन्ड कैसा है? ये वाला बॉन्ड पोलर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बट ये बॉन्ड कैसा है? ये वाला नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0 है। तो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। OH bond is polar, oxygen bond is non-polar, like that. Correct? ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में आते हैं जिसका आंसर H2O2 है ना? हाँ H2O2 में OH के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ऑक्सीजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है। सो वो नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा और OH बॉन्ड पोलर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको बोलते हैं MOT, मॉट। मोलिकन एंड हन ने इस थ्योरी को दिया था और इस थ्योरी का आने का कारण क्या है, रीजन क्या है? सो एक दो पॉइंट में समझते हैं। और दो मीन्स ये थ्योरी किसके बाद आई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद। और आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या सीखा है? ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से क्यों स्टेबल होते हैं, ये सब आपने सीखा है। देखो मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ VVT के और तब आपको समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो जिससे मैं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करके जब O2 मॉलिक्यूल बना रहा था तो मैंने इसमें बताया था आपको कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। ऑक्सीजन का आउटर कन्फ्यूजन क्या होता है? 2s2 2p4 एंड इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके P में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से। और दूसरे ऑक्सीजन के P ऑर्बिटल में भी, P सबशेल में भी 2 अनपेयर्ड हैं। फिर हम लोगों ने इसमें इस तरीके से ओवरलैपिंग कराई थी तो एक्सिस को हमने x मान लिया। तो सपोज दिस इज px, दिस इज py और यहाँ पर ये px है, ये py है। सो इसका px ऑर्बिटल इसके px से इससे बनाता है सिग्मा बॉन्ड और ये p ऑर्बिटल इसका py ऑर्बिटल इसके साथ क्या बनाता है? मिलके पाई बॉन्ड। तो यू कैन सी कि px में जो अनपेयर्ड था और यहाँ पे जो px में अनपेयर्ड था दोनों आके यहाँ पे पेयर्ड हो गए। और जब पाई बॉन्ड बनेगा तब इसका py और इसका py के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो भी क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँ कि सिंगल ऑक्सीजन में कितने अनपेयर्ड थे? यू विल से 2। बट O2 में कितने अनपेयर्ड हैं? 0. 0। इट हैज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
तो दिस जीरो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो मॉलिक्यूल होता है डायमैग्नेटिक। क्या होता है मॉलिक्यूल? वो डायमैग्नेटिक। सर ये मॉलिक्यूल के साथ क्या लिखा है? विनल। बेटा मैं आपकी वॉइस को सही से सुन नहीं पाया। दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। सर ये मॉलिक्यूल के बाद क्या लिखा है? HU। HUND, हंड, हंड रूल नहीं पढ़ा था आपने? हंड रूल, उस तरीके वही HUND, हंड। सो ये जो मैंने बताया बच्चों अभी, O2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सब बातें आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताई गई थी। इस तरीके से आप B2 मॉलिक्यूल को देखो, बनाओ B2 मॉलिक्यूल, तो ये भी इट विल कम आउट टू बी डायमैग्नेटिक। और सबको पता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच हैव जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जिस सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामैग्नेटिक। ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दोनों डेफिनेशन आपको बताया है, ठीक है? कि द सब्सटेंस विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज पैरामैग्नेटिक, द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डायमैग्नेटिक। ठीक है बच्चों? नाउ जब एक्सपेरिमेंटल चेक किया गया तो O2 मॉलिक्यूल इज कम आउट टू बी पैरामैग्नेटिक, और एक्चुअल में O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। बट अकॉर्डिंग टू VVT ये क्या आ रहा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। इस तरह B2 मॉलिक्यूल में भी जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से करते हैं तो ये डायमैग्नेटिक आता है, बट एक्चुअल में ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसलिए और भी बहुत सारे रीजन थे, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केम इनटू पिक्चर। तो एक तो रीजन, एक सिंपल सा रीजन आप दे सकते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप ये जवाब दे सकते हो टू डिटरमाइन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऑल तो बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन इतना हमें नहीं करना 11th में। टू डिटरमाइन मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर था, मैग्नेटिक बिहेवियर मीन्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर, वो मॉलिक्यूल का अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेक्ट नहीं था। अब कोई भी थ्योरी बच्चों आती है तो पहले उस थ्योरी के एजम्पशंस होते हैं कि उस थ्योरी में क्या किया गया है, फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो इस थ्योरी के मैं आपको एजम्पशंस बताता हूँ वो क्या है, ठीक है? देखो ध्यान से, नंबर 1 इसमें पॉइंट है और बहुत ध्यान से समझना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब है कि सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता इनके अकॉर्डिंग, हमेशा एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इनके अकॉर्डिंग उसको हम समझते हैं, ठीक है? देखो पहला पॉइंट था द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब मैं ऐसे लिखूं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय सर क्लास में वो अभी करता हूँ, क्लास में वो अभी करता हूँ सर, थोड़ी देर। So molecular orbitals are formed by LCAO method। LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आप कह सकते हो ये क्या है सर, तो बताता हूँ मैं अभी आपको। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय एलसीओ मेथड, दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसका मतलब होता है बाय, दैट मीन्स बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सुना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा सा बस 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटम को एज ए वेव माना गया है, या एटॉमिक ऑर्बिटल को एज ए वेव माना गया है। और जब भी हम बोलते हैं कि जैसे याद करो, जब मैं वैलेंस बॉर्न थ्योरी में बोलता था तो मैंने आपसे कहा कि H प्लस H मिलके H2 बना लिया। तो याद करो मैंने कहा था कि इसका s ऑर्बिटल ऐसे है, इसका s ऑर्बिटल इस तरीके से है, और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने बीच में पेयर कर लिया, और इस तरफ न्यूक्लियस, इस तरफ न्यूक्लियस। ये किसका ऑर्बिटल है? H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये H2 की क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया। अब जिसे याद करो, जिसे मैं BF3 मॉलिक्यूल समझाता हूँ आपको, तो ये मॉलिक्यूल ना, इसमें क्या करते थे, एक S और 2P से मिक्सिंग होती थी, और इस तरीके से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BF3 का बन जाता था, एक सिंगल मॉलिक्यूल BF3 का बन जाता है। अब डायटॉमिक की केस में हमें पढ़ना है, इसलिए हम पॉलीटॉमिक नहीं लेंगे। तो ये पिक्चर जो देख रहे हो आप, ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मींस इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। तो जब हम बोलते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दो वेव्स कंबाइन कर रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। बहुत ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब हम ये कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करना मतलब दो वेव का कंबाइन करना। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल को पार्टिकल लिया गया है, यानी कि हमने एक स्फीयर का बना करके उसको करा दिया हमने ओवरलैपिंग। यहाँ पर बोल रहे हैं कि दो वेव की तरह कंबाइन करते हैं। और जब दो वेव कंबाइन करती है ना बच्चों, तो दो वेव ऐड भी हो जाती है उनके मैग्नीट्यूड, और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर दो वेव इस तरह कंबाइन कर रही हैं, इस तरह से मैं बना रखा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस प्लस से ऐड हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से बढ़ गया। इसे बोलते हैं एडिशन, और इसे बोलते हैं इन फेज कॉम्बिनेशन। इन फेज कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड मिल सकते हैं आपको, बट दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर इस तरह कंबाइन कर रहे हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे है, और दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से है, माइनस प्लस, तो यहां पे क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो कम हो जाएगा, दैट इसे बोलते हैं आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। और इसमें आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा इससे, वो इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि इसने, इसका मैग्नीट्यूड ने इसको, इसके एम्पलीट्यूड ने इसको सेपरेट कर दिया है, या दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसको आप क्या मान लो, एटॉमिक ऑर्बिटल कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है, मैंने मान लिया साई 1 ये वर्ड मैंने यूज किया था श्रोडिंगर इक्वेशन में, साई 1, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल को मान लिया मैंने साई 2। तो अगर इनके बीच में वेव ऐड हो जा रही है, तो ये जो ऐसे बनेगा साई 1 प्लस साई 2, और ये अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसे बोलेंगे साई 1 माइनस साई 2। दो वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो गए, और यहाँ पर दो वेव फंक्शन ऐड हो गए, दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप फिजिक्स में 12th में पढ़ोगे कि वेव्स जब जो ऐड होती हैं, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वर्ड आपने सुना है, इंटरफेरेंस। और जब दो वेव सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो उसका नाम होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दे कैन ऐड टुगेदर, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और उससे बनता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसे बोलते हैं बीएमओ। और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सब्ट्रैक्ट होते हैं, द वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसका नाम होता है, उससे जो बनता है ऑर्बिटल उसका नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दो वर्ड आपको सीखने ही पड़ेंगे अगर आप थ्योरी को सही से समझना चाहते हो तो। So please repeat what is ABMO. BMO, you understood BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पे एडिशन हो रहा है दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ABMO को मैं अभी और बताने वाला हूँ BMO को और, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है जिसमें कि सब कुछ नया सा लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ी देर में अच्छी बात समझ आ जाएगी, पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी आपको। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक मिनट बच्चों, कोई पैनिक की बात नहीं है, पहला पॉइंट मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं सेकेंड थर्ड पॉइंट बताता हूँ, जिससे कि ये पॉइंट सारे क्लियर हो सके, क्योंकि अभी पहले पॉइंट में मैंने ज़्यादा बता दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो मैंने इसके बाद ये बताया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। तो पहला पॉइंट अभी इतना है आपका, अभी फिर से मैं इसको बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। देखो पहला पॉइंट ये हो गया कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स combined is equal to number of atomic orbital formed। ये हमेशा इसमें होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने ही एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्लस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये क्या है देखो ध्यान से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO एंड ABMO। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ NaO मतलब n एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे थे तो उनके बीच में जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर दो वेव्स जब ऐड होंगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक बताया गया था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यहाँ पर बोल रहे हैं दो बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल को एज ए वेव लिया गया है, और जब दो वेव कंबाइन करती हैं तो उनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं। और अब मैं आपसे पूछूं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, या स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? स्टेबिलिटी, तो जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, और एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होगी। अभी मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और सही से बताता हूँ।
अभी मुझे पता है कि थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा। थर्ड पॉइंट ये है ऑफ बाउज रूल, ये आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाउट रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, एंड हंट्स रूल। तीनों रूल जो होते हैं आर अप्लीकेबल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये तीनों रूल अप्लीकेबल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब देखो, जो भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, अब वो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। देखो, आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सीखा था कि जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करते हैं तो इसका 1s इसके 1s से कंबाइन करता है। क्लियर है? और आप इस तरह बनाते हो ना, बताओ पहले मुझे, इतना सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Sir. अब ध्यान देना, इसी बात को, यस, इसी बात को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बताता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जब 1s और 1s कंबाइन करते हैं, ध्यान देना, अब आपको यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी काफ़ी। जब 1s और 1s कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर 1s और 1s को एज ए वेव लिया गया है। तो पहला पिक्चर तो बिल्कुल ऐसे बनता है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह बना दिया, इसके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें बॉन्ड बन जाता है, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी कह रही है कि इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। अब जरा देखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे दिखाते हैं। प्लस ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा मैंने दिखाया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरीके से। ध्यान देना क्या किया मैंने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है, और एंटी बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग के एंटी। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं और न्यूक्लियस पास आ रहे हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे। देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो रिपल्सन हो रहा है, यानी यहाँ पे बॉन्डिंग ना के बराबर है। बस एक ये दिखाने का तरीका है, ओवरऑल पिक्चर पता नहीं कैसी होती होगी, किसी ने देखा तो है नहीं, बट ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इनके बीच में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन से दूर है ना, तो इनके बीच में क्या आ गया, एक नोड। याद करो नोड क्या था, द रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन होते हैं बिटवीन न्यूक्लियाई, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। अब देखो, ये 1s है और ये 1s है, तो जब बॉन्डिंग होती है तो इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, और जब एंटी बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। ये आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, इससे रिप्रेजेंट करोगे। जब भी स्टार दिखाई दे तो समझ लेना कि वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जब सिर्फ सिग्मा हो तो पाई, सॉरी सिग्मा हो तो बॉन्डिंग, पाई है तो बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड भी बन सकता है, इस वजह से पाई है। तो ये एक ही करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से जब 2s और 2s कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल,
ये मैं क्या दिखाता हूँ, ये न्यूक्लियस है और इस पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या बनेगा हमारा सिग्मा 2s और प्लस क्या बनेगा सिग्मा स्टार 2s। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं। मॉलिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केवल इसकी बात होती थी, इसकी बात नहीं होती थी। ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक ऑर्बिटल, जहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इतना क्लोज नहीं आ पाते हैं लाइक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट बनते दोनों साथ हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने स्टार्ट तो कर दिया, मगर